डालेंगे, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का कंजर्वेटिव नेचर ये स्टडी करना है। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वो बस इनिशियल और फाइनल एंड पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है क्या, इस चीज को जरा हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, सपोज अ बॉडी ऑफ मास m is raised to a height suppose a body of mass m is raised to a suppose a body of mass m is raised to a height small h, raised to a height small h, vertically upwards from position A to B, vertically upwards from position A to B as shown in figure A, as shown in figure A। फिगर बनाइएगा, यहां पर ग्राउंड है, ग्राउंड पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ग्राउंड पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मैंने ये बोला कि ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है इसकी पोजीशन है कैपिटल ए। फिर हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा यहां से ऊपर उठाकर हम यहां ले आए, इस पोजीशन पर ले आए। इस पोजीशन को मैंने बोला स्मॉल बी। तो हमने इसका मास स्मॉल m है, तो हम इसको ऊपर भी लेकर जाएंगे तो भी मास तो स्मॉल m ही रहेगा। अब यहां से लेकर और यहां तक वाला जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक वाला जो डिस्टेंस है, मतलब जो हाइट है, दिस हाइट इज स्मॉल h। ठीक है, दिस हाइट इज स्मॉल h। तो हम ये बोलेंगे द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज, इसको बोल दीजिए फिगर ए। द वर्क डन अगेंस्ट gravity, the work done against gravity in the work done against gravity in this case is W is equal to mgh। W is equal to mgh। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ अगर मैं देखूं तो इस पर फोर्स कितनी लग रही है नीचे की तरफ, m इंटू जी। तो m इंटू जी तो फोर्स हो गया। अब इतनी ही फोर्स मुझे ऊपर लगानी पड़ेगी ताकि मैं इसको ऊपर उठा पाऊं। तो mg और फिर कितनी पोजीशन कितने डिस्टेंस में डिस्प्लेस कराया, तो mg तो हो गई फोर्स और h हो गया डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो वर्क डन होता है।
बताइए, ये क्लियर है सभी को? यस सर। ये क्लियर है। इसके बाद दूसरा केस देखेंगे इसी में, क्योंकि मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि कंजर्वेटिव नेचर है, मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ पर हम ये कहेंगे, नाउ सपोज द बॉडी, नाउ सपोज द बॉडी is taken from position A to B. Now suppose the body is taken from position A to B along the path ACDEB. Along the path ACDEB as shown in figure B. As shown in figure B. अब फिगर बी बनाइएगा, क्या है? ए और बी ये पॉइंट है सी, ये है डी, ये वाला पॉइंट है ई, ठीक है। ACDEB। अब क्या करा कि ये जो ब्लॉक है, पहले इस केस में तो मैंने मास m था इस ब्लॉक का, तो इस, हाँ देवीना बताओ, कुछ पूछ रहे हो? Sir, in figure A, the object is taken vertically upwards. In this figure B, the object is taken in some other direction to the place B. So, हाँ, so the position of the direction of the object is changing, na? डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑल्सो चेंजिंग। हमें क्या करना है इसमें, आप देखिएगा कि जैसे ये यहाँ पर मैंने क्या करा फिगर ए में, ये मैं लिख देता हूँ इधर फिगर बी। फिगर ए में मैंने क्या करा कि ऑब्जेक्ट को यहाँ से लिया और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट मैंने ऊपर शिफ्ट करा दिया, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में मैंने फोर्स भी ऊपर की तरफ ही लगाई, ऐसे मैंने फोर्स भी ऊपर की तरफ ही लगाई, और मेरा डिस्प्लेसमेंट एच जो है वो भी ऊपर की तरफ है। तो एफ इंटू एच हो जाएगा। एफ यहाँ पर कितना होगा, एम जी। मुझे कम से कम इतना फोर्स लगाना होगा इस बॉडी को ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। तो एम जी एच हो गया यहाँ पर, तो वर्क डन हो गया एम जी एच। एम जी क्या है, फोर्स, और एच क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक। अब इस केस में फिगर बी में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे उठाया और ऐसे मैं उसको सी पॉइंट तक लेकर आ गया, फिर मैंने ऑब्जेक्ट को इधर लगा दिया। मतलब अब जो है, अब हम इसमें जो फोर्स है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या करा कि फिर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ से ई पॉइंट तक ले गया, और फिर इसको फाइनली मैं बी पॉइंट पर ले आया। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो किस तरह से निकलेगा, आप देखिएगा। और जो टोटल हाइट है ना, ए से लेकर और बी तक की जो टोटल हाइट है, स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वही है जो पहले केस में था, एच। मास इसका पहले केस में भी एम था, ऑब्जेक्ट का मास इस केस में भी एम है। अब आप नोट करेंगे इसमें कि टोटल वर्क डन इन दिस केस इज total work done in this case is, यहां मेंशन कर रहा हूं, W
इज इक्वल टू पहले ए से सी तक वर्क डन डब्ल्यू ए सी प्लस फिर सी से डी तक का वर्क डन तो डब्ल्यू सी डी प्लस फिर डी से ई तक का वर्क डन डब्ल्यू डी ई। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस डब्ल्यू ई बी, ई से बी तक का वर्क डन। अब आप ये देखो ए से सी तक वाला जो ये हाइट है ना, इस हाइट को मैंने मान लिया एक्स। तो ये जो ऊपर हाइट बचा ये हाइट कितना हो गया एक्स माइनस एच, क्योंकि टोटल हाइट तो एच है, सॉरी एच माइनस एक्स। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि जब मैं ए से लेकर सी तक जा रहा हूं तो मैं फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहा हूं और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। ध्यान से समझिएगा, मैंने वेट को उठा रखा है तो मेरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो हम क्या कहते हैं, एफ इंटू एस, एस होता है डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो जब हमारा एफ और एस दोनों ही जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो बीच में बनने वाला एंगल होता है कॉस 0 डिग्री। तो जो हमारा वर्क डन है, वर्क डन हो जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ इतना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि कॉस 0 होता है 1। ठीक है, तो मैं डब्ल्यू ए सी जब निकालूंगा तो मैं ये कहूंगा कि फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ बेटा एम जी, फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ ऊपर उठाने के लिए एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से सी तक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है एक्स, तो एम जी इंटू एक्स। फिर हम बात करते हैं सी डी की। तो सी डी की जब हम बात करते हैं तो अब आप ये देखिएगा कि फोर्स तो हमने इसको उठाने के लिए ऐसे लगा रखी है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। भाई हमने उसको उठा रखा है, हमने उसको उठा रखा है और उठाकर हम इसको इस तरफ अब शिफ्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से सोच सकते हैं, आप ये कहेंगे कि मुझे तो वर्टिकली जाना है ऊपर, तो मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन तो वर्टिकल होना है और फोर्स में इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा फाइनल जो मोशन है वो ऊपर की तरफ है और फोर्स में इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो 90 डिग्री पर आ गए दोनों के दोनों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरी बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो यहां पर बेटा मैं इसको सीधा सीधा बोल दूंगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये कुछ भी हो, कितनी भी फोर्स लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, अब mg तो नहीं लगाऊंगा, mg तो वर्टिकल फोर्स होती है। कितनी भी फोर्स लगाऊं, कितना भी डिस्प्लेसमेंट करूं, लेकिन हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन तो ऊपर है ना, उनके बीच में जो एंगल है वो तो 90 डिग्री है। तो एफ एस कॉस 90 डिग्री हो गया। फिर मैं करूंगा कि अब मैं डी से ई तक जा रहा हूँ, तो हमारा जो ब्लॉक है वो अब इस पोजीशन पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है। अब मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, तो अगेन जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं फोर्स लगाऊंगा mg, तो mg और ब्रैकेट में क्या है h माइनस एक्स, मतलब सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या है h माइनस एक्स, तो mg इंटू एच माइनस एक्स प्लस फिर मैं ई से बी तक आऊंगा तो फिर आप देखिएगा कि फोर्स जो है उसको उठाने के लिए फोर्स तो हमने ऊपर की तरफ लगा रखी है और मोशन उसका इस डायरेक्शन में करवा रहे हैं, तो दोनों में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो अगेन एफ एस कॉस 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री होता है 0, ये कंपोनेंट भी 0, ये कंपोनेंट, तो ये दोनों बचे बस। तो एम जी एक्स प्लस एम जी एच इंटू एम जी इंटू माइनस एम जी एक्स, माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स कैंसिल आउट हो गया, क्या आया एम जी एच आया। तो यहां से मुझे ये समझ में आता है कि पाथ फॉलोड कुछ भी हो, पाथ फॉलोड कुछ भी हो, अगर मान लीजिए हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब हमारा जो वर्क डन है वो वर्क डन हमेशा सेम ही आएगा। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ इट टेक्स, जिस रास्ते पर वो जा रहा है वो उस रास्ते से उसको कोई लेना देना नहीं है। सभी को इतना समझ में आ गया, क्लियर है? यस सर। ठीक है, स्वास्तिक, लक्ष्य, कनिष्क बताइए। सर पर आवाज बहुत धीरे आ रही है। सर आवाज धीरे तुम्हें ही आ रही है क्या, या सभी को धीरे आ रही है? फिर से आ रही है। Clear. सही है ना? लक्ष्य वॉल्यूम बढ़ाओ अपने ईयरफोन का। यस सर। हाँ, चलिए जी मैं आगे चलता हूँ। अब हम कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।
हम नेक्स्ट हेडिंग डालें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में लिखेंगे आप, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट if the amount of work done in moving an object against a force if the amount of work done in moving an object against a force from one point to another depends on against a force from one point to another depends on the path along which the body moves, depends on the path along which the body moves. Path along which the body moves, comma, then such a force is called a non-conservative force. Then such a force is called a non-conservative force. अगर कोई भी फोर्स पाथ पर डिपेंड करती है तो हम उसको फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। उसके बाद नोट करेंगे, इसमें बस इतना ही है और ज्यादा डिटेल में इसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आप नोट करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इन रिलेशन टू कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी इन रिलेशन टू कंजर्वेटिव फोर्स। Potential energy in relation to conservative force. Potential energy in relation to conservative force. अब इसमें हम कहेंगे द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम the change in potential energy of the system the change in potential energy of the system is equal to the negative of the work done
is equal to the negative of the work done, the change in potential energy of the system is equal to the negative of the work done by the conservative force, by the conservative force. तो चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन माइनस डब्ल्यू। ठीक है, अब देखिए इस चीज को ना रटने की जरूरत नहीं है, ये चीज मैं आपको अभी समझाता हूँ कि ये माइनस डब्ल्यू के इक्वल कैसे हो गया। हम ये देखेंगे कि जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रखा हुआ है ना, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो तभी आती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ठीक, मैक्सिमम मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी तभी होगी जब वो रेस्ट में होगा। वो थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही वो फुल फ्लेज्ड मोशन में आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई और काइनेटिक एनर्जी अपना पीक पर है, मैक्सिमम पर है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है पोजीशन ए पर, और एक कंजर्वेटिव फोर्स इस पर अप्लाई कर देते हैं हम ऐसे, हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स अप्लाई करने पर जब यहां पर मैं इस जगह की बात करूंगा, इस पोजीशन की बात करूंगा, तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी यू आई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, वो अपनी मैक्सिमम पर होगी क्योंकि वो रेस्ट में था। और फिर जब ये मोशन में आ गया, अब जैसे ये मोशन में है तो ये लगातार मोशन में है, तो अब इस इंस्टेंट पर हम ये कहेंगे कि इसकी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो गई। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो हो गई। तो हम ये कहेंगे कि कोई भी चीज मेरी कुछ समय पहले अगर मान लीजिए एज 15 साल थी या 20 साल थी, और आज मेरी एज जो है वो 26 साल है, तो मैं 26 में से 20 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 6 बचेगा। तो मेरी जो आज की एज है, मान लीजिए 26 मेरी आज की एज है और कुछ समय पहले मेरी एज थी 20, तो मैं 26, मेरी आज की एज को मैं बोलूंगा फाइनल एज और पुरानी एज को मैं बोलूंगा इनिशियल एज। मैंने 26 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास चेंज इन माई एज आ गया, 26 माइनस 20 इज 6। तो ये कैसे पता चलता है, ये ऐसे पता चलता है कि भाई हम फाइनल में से इनिशियल थिंग को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर मैं डेल्टा यू निकालूंगा, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यू एफ माइनस यू आई, एंड दिस यू एफ इज जीरो एंड दिस यू आई इज यू आई, ये मैक्सिमम है इस टाइम। तो यू आई जो है वो क्या आ गया, डेल्टा यू क्या आ गया आपका, डेल्टा यू नेगेटिव आ गया। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ही तो वर्क डन की तरह स्टोर होती है। अगर मान लीजिए मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो हम ये कहते हैं कि जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर होता है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो तब भी हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। याद होगा आपको, हमने पोटेंशियल एनर्जी में भी वर्क डन कैलकुलेट करा था और हमने काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में भी वर्क डन ही कैलकुलेट करा था। और फिर बाद में हम ये कह देते हैं कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम। तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी ही नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क डन के इक्वल होता है, और वो आ गया नेगेटिव। दैट्स वाई जब भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स लगाते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल होता है। समझ गए कि नहीं? सभी को ये चीज समझ में आई कि नहीं, बताइए। यस सर। भाई बाकी Yes, बच्चे भी sir. बता दीजिए, रुद्रांश, नित्या, कनिष्क, दिवस, देविना। आ गया सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, अगर इतना आ गया है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बस इसमें मुझे इतना ही करना था और कुछ नहीं। और सही बताऊं
तो मुझे ये जो है ये सारा का सारा मुझे ये भी समझना था बस। ये भी मेरे से डायरेक्टली पूछा नहीं जाता, मेरे से बस ये चीज पूछी जाती है, इसका जरूरत पड़ती है इसकी हमको। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप नोट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पहले ये प्रिंसिपल लिखें। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट this principle states that if only the conservative forces are doing work on a body, if only the conservative forces are doing work on a body, if only the conservative forces are doing work on a body, then its total mechanical energy, then its total mechanical energy ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूं बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसका प्रूफ देखिएगा। इसका प्रूफ देखिएगा। सपोज दैट अ बॉडी अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट, suppose that a body undergoes a displacement delta x, body undergoes a displacement delta x under the action of a conservative force under the action of a conservative force। बेटा कंजर्वेटिव फोर्स को पता है हम कैसे लिखते हैं, F और ब्रैकेट में लिख देते हैं x। इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज अ फंक्शन ऑफ x, वो तो होता है स्मॉल f और ब्रैकेट में x। जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो जो है उसको हम देखते हैं कि वो पाथ से इंडिपेंडेंट है, वो पाथ से इंडिपेंडेंट है, मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। और जो हमारा ये एक्स है ये उसका डिस्प्लेसमेंट ही बताता है, यानी कि उसकी पोजीशन बताता है। तो हम ये बोलते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। कौन सा पाथ उसने फॉलो करा है वो पाथ पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो फोर्स विच डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है। तो नॉर्मल फोर्स को तो सिर्फ एफ लिखेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स को लिखा जाता है कैपिटल एफ ब्रैकेट में एक्स। सभी को ये बात समझ में आ गई? एक्स जो है वो पोजीशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की।
कि वो कहां पर है इस टाइम, तो वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसलिए एफ ब्रैकेट में एक्स, समझ गए कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अच्छा, तो suppose that a body undergoes a displacement delta x under the action of a conservative force fx, then from work energy theorem, then from work energy theorem, change in kinetic energy is equal to work done। हमने यही तो देखा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ये होता था हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को बेटा मैं क्या बोलूंगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम बोल देंगे डेल्टा के। जैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डेल्टा यू बोला, ऐसे ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज डेल्टा के। तो डेल्टा के इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको बोल दीजिए बेटा आप इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद नोट करेंगे एज द फोर्स इज कंजर्वेटिव, as the force is conservative in nature, the change in potential energy is the change in potential energy is delta U is equal to minus delta W, minus W, sorry, delta U is equal to minus W। और W क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाया Fx और डिस्प्लेसमेंट कितना लगाया डेल्टा x। ठीक है, तो माइनस एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, माइनस एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कह सकता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड अगर इक्वेशन की बात करूं तो डेल्टा यू और एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये वाला जो टर्म तो डेल्टा ए के इक्वल है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा के। ठीक है, अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू 0। डेल्टा यू क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू एफ माइनस यू आई। ठीक है, सिमिलरली डेल्टा के क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी के एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, यू एफ पॉजिटिव है इधर ही छोड़ दो, के एफ पॉजिटिव है इधर ही छोड़ दो, यू एफ प्लस के एफ इज इक्वल टू यू आई नेगेटिव है उस तरफ ले जाओ, तो यू आई और के आई भी नेगेटिव है, इसको भी उस तरफ ले जाओ, प्लस के आई। ठीक है, तो अब मैं क्या देख रहा हूं, यहां से मुझे ये समझ में आता है कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो फाइनल वैल्यू है, अगर उनको भी ऐड करो या फिर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को ऐड करो, तो दोनों ही केसेस में हमारा सम ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी सेम आता है। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहेंगे, इट इंप्लाइज दैट sum of KE and PE always remains conserved or
कांस्टेंट फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और जो ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, इसी को तो हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोल देते हैं। तो क्या कहा जाएगा? दैट इज तो यहां पर हमने ये कहा कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट होता है। इट इंप्लाइज दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट ही रहती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। कंडीशन बस ये है कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्स हम लगाएंगे तब। बताइए जी, सभी को इतना क्लियर है कि नहीं? ये समझ में आ गया यहाँ Yes, तक? यस sir. सर। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद का पोर्शन बेटा फिर अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। आज इतना ही कर लेंगे और कल का आपके सभी क्लासेस का ऑफ रहेगा ही।